जीएस पेपर सेकंड पार्ट बी यूनिट सेकंड का चैप्टर 7। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं मेंस की तैयारी। कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, नियोजन, उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चयन। क्या क्या है इसमें? कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, नियोजन, उत्पादकता और रोजगार के विभिन्न चरण। मानव संसाधन क्या होता है? तो वह अवधारणा जो एक व्यक्ति या समूह के एक संसाधन के रूप में देखती है। तो एक कौन सी अवधारणा है? एक ऐसी अवधारणा है जो कि किसी व्यक्ति को या फिर जो पूरा व्यक्तियों का समूह है उसको क्या एक संसाधन के रूप में देखती है। इसके तहत व्यवसाय, संगठन के कर्मचारी, अधिकारियों की दक्षता, कौशल बराबर क्या होता है? परिसंपत्ति का निर्माण, उत्पादन होता है। तो कोई भी व्यवसाय भी एक संसाधन है, उसमें काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी का जो दक्षता और कौशल होती है वो भी एक संसाधन है। उससे क्या होगा? परिसंपत्ति का निर्माण होगा और उत्पादन होगा। इसे क्या कहा जाता है? मानव संसाधन कहा जाता है। व्यवसाय प्लस संगठन के कर्मचारी, अधिकारी इज इक्वल टू परिसंपत्ति या फिर उत्पादन। प्रभावी उत्पादन हेतु व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक रूप से योग्य होना चाहिए। यदि हमें प्रभावी उत्पादन करना है तो जो मानव संसाधन है, हमारा मानव है, वो कैसे संसाधन बनेगा, कैसे संसाधन के रूप में हम उसको देख सकते हैं? जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से योग्य होना चाहिए व्यक्ति को। कुशलता, दक्षता का सम्मिश्रण होना चाहिए, मतलब कुशल होना चाहिए और दक्षता होनी चाहिए उसमें। व्यक्ति की प्रवृत्ति नवाचारी होनी चाहिए, मतलब वो नवाचारी प्रवृत्ति का होना चाहिए। जोखिमधारिता की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, मतलब कुछ भी करने के लिए होना चाहिए, है ना, जोखिम ले सकने वाला होना चाहिए। उपयोग सभी कुशल मानव श्रम के अंतर्गत आते हैं या श्रम बल माना जाता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि मानव श्रम क्या है। तो एक ऐसी अवधारणा है जो कि किसी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह को एक संसाधन के रूप में देखती है। इसमें क्या होता है? व्यवसाय प्लस संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी, अधिकारी इज इक्वल टू परिसंपत्ति का उत्पादन या निर्माण। जो प्रभावी उत्पादन के लिए क्या होना चाहिए? तो प्रभावी उत्पादन के लिए मानव का शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, नवाचारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, कुशलता और दक्षता का सम्मिश्रण होना चाहिए और कुशल मानव श्रम इन्हीं सभी से मिलकर बनता है। 4 मुख्य तत्व हैं इसके: शारीरिक, मानसिक रूप से योग्य, दक्षता, कुशलता का सम्मिश्रण, व्यक्ति की प्रवृत्ति नवाचारी और जोखिमधारिता की प्रवृत्ति। कुशल मानव संसाधन क्या होता है? इससे आशय प्रदेश के मानव संसाधनों के शैक्षणिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तथा उचित स्वास्थ्य होता है। तो मानव संसाधन क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति जो कि कार्य कर सकता है ना, मतलब एक संसाधन के रूप में है, दक्षता और कौशल है उसमें अंदर। लेकिन कुशल मानव संसाधन क्या होगा? मतलब मानव संसाधन, पहले तो मानव, वो भी एक संसाधन के रूप में और वो भी कुशल, 3 इसमें आते हैं। कुशल मानव संसाधन में क्या होना चाहिए? इसका आशय ये है कि जो हमारा मानव संसाधन है वह शैक्षणिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और उचित स्वास्थ्य से होना चाहिए, मतलब उचित स्वास्थ्य होना चाहिए। उपयोगिता या उपलब्धता से आशय है कि वह प्रदेश की जीडीपी में सकारात्मक योगदान दे सके। तो इसकी उपलब्धता क्या होनी चाहिए व्यक्ति की, कुशल मानव संसाधन की? पहले तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तौर से स्वस्थ होना चाहिए और दूसरा जो जीडीपी है उसमें सकारात्मक योगदान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में लगभग 7.25 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से लगभग आधे तो मानव संसाधन है ही। अब प्रश्न यह उठता है कि कितने कुशल मानव संसाधन होंगे? मतलब जो हमारी पूरे मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7.25 करोड़ जनसंख्या, उसमें से आधे लोग तो मानव संसाधन है, लेकिन उनमें से भी कितने कुशल मानव संसाधन होंगे? उपलब्धता से आशय है कि उपलब्ध है या नहीं, ये 2 रूप में हो सकता है कि जो कुशल मानव संसाधन है उसमें भी 2 आशय हो सकते हैं कि वो उपलब्ध है भी और नहीं। तो पहले आता है युवा। ये कुशल मतलब कार्यशील होते हैं, इनके भीतर प्रेरणा, शक्ति और अधिक कार्य करने की क्षमता होती है, दक्षता होती है और जोखिम लेने की भी सोच होती है। तो जो युवा होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं? थोड़े से एक्टिव है ना, तो शक्तिशाली भी होते हैं, तो कोई भी काम कर सकते हैं, प्रेरणा भी ले सकते हैं, अधिक कार्य कर सकते हैं, ज़्यादा जोखिम, और मतलब थोड़ी सी नई जनरेशन होती है, जोखिम ले लेती है कि हाँ चलो करते तो हैं, देखेंगे बाद में, और कार्यशील होती है। तो युवा में क्या मुख्यतः 2 गुण पाए जाते हैं। पहला, कार्यशील होगा, उनके भीतर प्रेरणा, शक्ति और अधिक कार्य करने की दक्षता, क्षमता और जोखिम लेने की सोच होती है। फिर आते हैं बुजुर्ग। ये कभी कार्यशील रहे थे और कुछ भी कार्यशील हैं, मतलब कुछ अभी भी कार्यशील है। तो बुजुर्ग क्या है? ये अभी तो मतलब रिटायर हो गए, लेकिन पहले तो ये कार्यकुशल थे ना, ये कार्यशील थे। और लेकिन अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि 60 के बाद रिटायरमेंट नहीं लेते, बल्कि कार्य अभी भी करते हैं, तो अभी भी कुछ कार्यशील हैं।
इनके भीतर अनुभव, धैर्य और जोखिम लेने की भी कम शक्ति होती है। तो जो ये बुजुर्ग होते हैं, इनके भीतर क्या होता है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, धैर्य, पेशेंस होता है उनके पास, जोखिम लेने की लेकिन कम शक्ति, ज़्यादा जोखिम नहीं लेते। जो न्यू जनरेशन है वो ज़्यादा जोखिम ले लेती है। तो हमारे जो मानव संसाधन है मध्य प्रदेश में 2 प्रकार से पाए जाते हैं, एक युवा, एक बुजुर्ग। युवा क्या है, कार्यशील हैं, ज़्यादा शक्ति है उनमें, ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, जोखिम ले सकते हैं और प्रेरणादायक होते हैं। फिर बुजुर्ग आ जाते हैं, ये अभी कुछ कुछ कार्यशील हैं लेकिन पहले ये कार्यशील रह चुके हैं। इनमें क्या होता है, अनुभव होता है, धैर्य होता है, जोखिम लेने की कम शक्ति होती है। कुशल मानव संसाधन की उपयोगिता कैसे हो सकती है, हम इसको उपलब्ध कैसे करा सकते हैं, उपलब्धता कैसे की जा सकती है। तो ये निम्न आयामों पर कार्य करके प्राप्त हो सकती है। तो हम निम्न कार्य करेंगे और हमें कुशल मानव संसाधन प्राप्त हो जाएगा। पहला क्या होगा, आर्थिक आयाम। मध्य प्रदेश की जीडीपी कम होने से प्रति व्यक्ति आय में भी कमी होती है, जिसके चलते चलते व्यक्तियों की क्रय शक्ति अधिक नहीं होती, जिसका विपरीत प्रभाव उनके पूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो यदि जीडीपी कम होगी, जैसे मध्य प्रदेश की देखें आर्थिक आयाम में, तो पहले मध्य प्रदेश की जीडीपी क्या है, कम है। इससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है। तो धीरे धीरे से व्यक्ति क्या होता है, अपने कार्य जो मतलब कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं उसमें भी बचत करने लगता है कि ये मत खरीदो, अभी पैसे नहीं है ज़्यादा, तो वह क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिसका विपरीत प्रभाव क्या पड़ता है, उसका पूर्ण व्यक्तित्व नहीं हो पाता है ना, व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, या फिर वह पूर्ण व्यक्तित्व पर उसके प्रभाव पड़ता है उस बचत का। जैसे उद्योग के क्षेत्र में यदि तकनीकी संसाधन से उचित प्रशिक्षण मिला होता तो व्यक्ति कार्यकुशल, क्षमता उच्च होती और वह कम से कम लागत में से अधिक उत्पादन कर सकता था। देखो, यदि उद्योग क्षेत्र में किसी व्यक्ति को तकनीकी संस्थाओं से उचित प्रशिक्षण दिया गया होता तो वह क्या होता, कार्यकुशल होता, ज़्यादा कमाई कर पाता, ज़्यादा लागत में, और मतलब कम से कम लागत में वह ज़्यादा उत्पादन भी कर पाता। फिर आते हैं सामाजिक आयाम। प्रदेश में आज भी 1500 वर्ष पुरानी वर्ण व्यवस्था विद्यमान है, जिससे उपलब्ध मानव संसाधन का पूर्ण सामाजिक विकास नहीं हो पाता और क्षमता उपयुक्त रह जाती है। तो देखो, सामाजिक आयाम में है भैया, अपने यहाँ पे अभी भी जाति व्यवस्था चल रही है, वर्ण व्यवस्था चल रही है, वो कितने साल पुरानी है लेकिन फिर भी ये भी चल रही है। तो इससे क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, व्यक्तित्व होता है, मानव संसाधन होता है, उसका पूर्ण सामाजिक विकास नहीं हो पाता और इसका क्षमता पर उपयुक्त प्रभाव पड़ता है। शैक्षणिक आयाम। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आज भी रॉट प्रवृत्ति की है, जो कि सिर्फ सैद्धांतिक दृष्टिकोण ही दिखाती है और व्यवहारिकता पर फोकस ना के बराबर होता है। तो हमारा शैक्षणिक आयाम है, जो शिक्षा प्रवृत्ति है अभी तक हमारी, वो भी कैसी है, पुराने ज़माने की चल रही है। कर्मचारी बनाना है उनको, तो बस कर्मचारी बनाए जा रहे हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से सही है भैया, लिख लिख के प्रैक्टिकल सारे लिखे जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भैया लेबोरेटरी में जाओ और उनको करवाओ प्रैक्टिकल, लेकिन नहीं, व्यवहारिक पर तब फोकस नहीं होता इनका। किस पे होता है, सैद्धांतिक दृष्टि से ही होता है भैया। एग्जाम रेगुलर कराने हैं, भले प्रैक्टिकल की क्लास लगे ना लगे, प्रैक्टिकल की क्लास में बच्चे भाग जाएं, कोई फर्क नहीं होता। व्यवहारिक पर फोकस नहीं किया जाता है, और जो कि करना चाहिए क्योंकि वही काम में आने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति की शिक्षा की नींव शुरू से ही मजबूत होगी तो वह उच्च कोटि का मानव संसाधन बनेगा। यदि कोई व्यक्ति का शिक्षा अच्छी होगी, शिक्षा में अभी हम आगे मतलब शायद हम वीडियो डाल चुके हैं, उसमें बताया था हमने कि शिक्षा क्या होती है। तो किसी भी व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से जो शिक्षा होती है वो सबका विकास करती है, सर्वगुण विकास करती है। आप यदि कोई शिक्षित व्यक्ति होगा तो उसके बिहेवियर से, उसके बात करने के तरीके से, उसकी सिचुएशन, प्रॉब्लम को हैंडल करने के तरीके से आप समझ जाओगे कि हाँ व्यक्ति शिक्षित है। तो वो एक शिक्षित और एक अशिक्षित व्यक्ति के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। कई बार क्या होता है कि आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, बुराई कर रहे हो, चलो उनकी कुछ मिस्टेक निकाल रहे हो, तो आपने देखा होगा कई बार गाँव के लोग लड़ने लगते हैं, तुमने हमारी हिम्मत कैसे हुई। मतलब कोचिंग वगैरह में भी ऐसा होता है कि किसी सर ने कुछ बोल दिया, मैम ने कुछ बोल दिया, तो वो क्लास से उठ के भाग जाते हैं, उतना एटीट्यूड होता है उनमें। तो उसमें क्या होता है, मतलब वो शिक्षित नहीं है ना, या होंगे तो मानसिक रूप से तो ये डेवलप नहीं हुए हैं। ये आपके शिक्षित और ना शिक्षित होने के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है शिक्षा से। तो शिक्षा यदि मजबूत होगी तो व्यक्ति की जो शिक्षा की नींव है वह भी मजबूत होगी और वह उच्च कोटि का मानव संसाधन बन पाएगा।
उदाहरण के लिए इंदौर भोपाल का शैक्षिक स्तर प्रदेश के पूर्व क्षेत्र का शैक्षिक स्तर। खेलों के क्षेत्र में यदि शारीरिक क्षमता अधिक होगी तो व्यक्ति खेल में अच्छा प्रदर्शन करेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंदौर भोपाल के जो स्कूल देख लो, शैक्षिक स्तर देख लो वहाँ का, और पूर्व जो अपने पूर्व का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उसका शैक्षिक स्तर देख लो, वो मतलब जनजाति वाला रीजन है, वहाँ पे थोड़ा सा कम स्तर पाया जाता है। तो वहाँ के बच्चों में आपको डिफरेंस क्लियर दिख पाएगा। आप यदि एक क्लास में बच्चों को बिठा दो, मास्क लगा के ही बिठा दो, लेकिन आपको मुश्किल से आधा एक घंटे यदि आप उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे कि हाँ ये यहाँ का पढ़ा हो सकता है और ये यहाँ का हो सकता है। तो उनके बिहेवियर से वो चीज़ दिख जाएगी आपको, शिक्षक स्तर दिख जाएगा आपको। तो क्या होता है, शिक्षक स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। और खेल क्षेत्र में भी यदि शारीरिक क्षमता अधिक होगी, अच्छी होगी, तो जो व्यक्ति का खेल प्रदर्शन है वो भी अच्छा होता है। तो शारीरिक भी जरूरी है, मानसिक ही ठीक नहीं या शैक्षिक स्तर ही ठीक नहीं, शारीरिक भी जरूरी होता है खेल क्षेत्र के लिए। तो वो भी एक कुशल मानव संसाधन बन सकता है यदि उनका शारीरिक क्षमता भी अधिक हो। जैसे कि चंबल क्षेत्र के लोगों की शारीरिक क्षमता अधिक होती है, जैसे पान सिंह तोमर। फिर आते हैं राजनीतिक आयाम। यदि सरकार प्रतिष्ठानों में कोई व्यक्ति ईमानदारी से प्रदेश हित के लिए कार्य करना भी चाहता है तो क्षेत्रीय नेतागण उसे अच्छे से काम करने नहीं देते, फलतः वह हतोत्साहित हो जाता है। तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कई कलेक्टर ऐसे होते हैं या कई अधिकारी इतने अच्छे होते हैं, इतने ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन क्या होता है, किसी मंत्री का फोन जाएगा और उन्हें अपना काम करने से रोक दिया जाता है। तो जो क्षेत्रीय नेतागण होते हैं उन्हें अच्छे से काम करने नहीं देते। कोई व्यक्ति अच्छे से काम कर भी रहा है ईमानदारी से तब भी नहीं होता। तो ये राजनीतिक आयाम भी होते हैं जिससे वो व्यक्ति क्या होता है, हतोत्साहित होता है, और वो चलो अच्छा बुरा काम नहीं करेगा लेकिन फिर भी एक कोशिश नहीं करता कि हाँ पिछली बार भी तो पकड़ा था हमने चोरों को, लेकिन या फिर हम किसी बड़े क्रिमिनल को पकड़ा था लेकिन फोन आ गया था मंत्री साहब का, तो वो क्या होता है, हतोत्साहित हो जाते हैं। नैतिक आयाम, सिर्फ कुछ लोग या फिर अपने के लिए सोचकर कार्य करने, जिससे परिणाम स्वरूप क्या होता है, अन्य लोगों की क्षमता का दोहन नहीं हो पाता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनों की सोच कर ही काम करते हैं, जैसे कि नेपोटिज्म बहुत बॉलीवुड में चलता है, नॉर्मल भाई भतीजावाद जो होता है ना कि भाई भतीजावाद चलता है, लेकिन टैलेंट को कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है। भाई भतीजावाद में तो होता ही है कि टैलेंट आपका नहीं देखा जाता, क्षमता का दोहन नहीं हो पाता अच्छे से। तो मानव संसाधन की उपयोगिता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे हो सकती है, तो पहले तो हमारा आर्थिक आयाम हो गया, अच्छे से जीडीपी देंगे तो हो जाएगा, मतलब अच्छे से पैसे होंगे, ज़्यादा वित्त होगा उन पर। सामाजिक आयाम की अभी तक वर्ण व्यवस्था चल रही है, जैसे कि क्या होता है, मानव संसाधन का अच्छे से दोहन नहीं हो पाता। शैक्षणिक आयाम, यदि बच्चों की उच्च शिक्षा होगी उच्च मानव संसाधन बनेंगे। शारीरिक क्षमता में भी यदि शारीरिक क्षमता अधिक होगी तो कार्य में और खेलों में प्रदर्शन अच्छा होगा और कुशल मानव संसाधन बन पाएंगे। फिर आते हैं राजनीतिक आयाम, यदि कोई व्यक्ति अच्छा ईमानदार है और काम कर भी रहा है तो नेता रोक देते हैं। नैतिक आयाम क्या होते हैं, भाई भतीजावाद है, अपनों के कार्य अपनों की सोच कर ही कार्य करते हैं, जिससे कि जो हमारी दक्षता या टैलेंट होता है वह कहीं छुप जाता है या फिर नज़र नहीं आता। फिर आते हैं कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता क्यों है, आखिर हम क्यों बनाना चाहते हैं भैया मानव को कुशल संसाधन, तो रीज़न बताइए। किसी भी व्यवसाय को शिखर तक पहुंचाने हेतु कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। कोई कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी हो, एक अकुशल व्यक्ति को दे दो, वो क्या करेगा, खुद तो चौपट हो ही रहा है, उस कंपनी को भी चौपट कर देगा। तो क्या होगा, किसी भी व्यवसाय को शिखर पर पहुंचाने के लिए एक कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। बदली हुई तकनीकी को अंतर्ग्रहण कर उत्पादन बढ़ाने हेतु, जो तकनीकी बदल रही है, कितनी तेजी से विश्व बदल रहा है, समय बदल रहा है, तकनीकी में कितना बदलाव आ रहा है, तो उसका अंतर्ग्रहण करके में उत्पादन बढ़ाने हेतु कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। किसी भी संस्थान के लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु, तो कोई भी संस्थान है वह जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है उसको प्राप्त करने के लिए, पूर्ति करने हेतु भी कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। जन कल्याण के कार्यों को उत्तरोत्तर पूर्ति हेतु, जन कल्याण के कार्य को अच्छे से करने के लिए, प्रदेश की जीडीपी में लगातार वृद्धि करने हेतु, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में सकारात्मक वृद्धि करने हेतु, जीडीपी है वो लगातार बढ़े और प्रति व्यक्ति आय में सकारात्मक वृद्धि हो। नई सोच के प्रचार से प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई जा सके, जो नवाचार या फिर इनोवेशन सोच है वो क्या कर सकते हैं, इनोवेशन से क्या कर सकते हैं, राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति दिला सकते हैं। सरकारी और निजी संगठन में अनुशासन बनाकर उत्पादनता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो निजी या फिर जो सरकारी क्षेत्र में
अनुशासन को क्या कर सकते हैं, उत्पादकता को प्रोत्साहन किया जा सकता है। तो कुशल मानव क्यों आवश्यक हैं? तो पहले तो किसी व्यवसाय को उन्नत तक पहुंचाने के लिए, शिखर तक पहुंचाने के लिए कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है। तकनीकी का जो बदलती हुई तकनीक है उसका अंतर्ग्रहण करके उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती है। संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, मानव कल्याण की उत्तरोत्तर पूर्ति करने के लिए, जीडीपी में लगातार वृद्धि करने के लिए, प्रति व्यक्ति आय में सकारात्मक वृद्धि के लिए, नई सोच के प्रचार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने के लिए, सरकारी और निजी संगठन में भी अनुशासन बनाकर उत्पादकता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कुशल मानव संसाधन की कमी के कारण क्या है? मध्य प्रदेश में चलो ये रीज़न होंगे कि हमें क्यों चाहिए है कुशल मानव संसाधन, लेकिन कुछ तो ऐसे रीज़न होंगे जिसके कारण हमारा जो कुशल मानव संसाधन है वो नहीं हो पा रहे हैं मानव। तो अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा का अभाव है, अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल पाती। स्वास्थ्य सुविधाओं का काफ़ी महंगा होना, जिससे ज़्यादातर लोग इन्हें एक्सेस नहीं कर पाते और कुपोषित रह जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो इतनी महंगी होती हैं कि कई व्यक्ति उसको वहन नहीं कर पाते और जिससे क्या होता है वो कुपोषित रह जाते हैं। तकनीकी संसाधन के अभाव में या उसके प्रशिक्षण महंगा होने से भी लोगों में दक्षता की कमी आती है। तो तकनीकी संस्थान, हमारे प्रौद्योगिकी संस्थान वगैरह हैं वो महंगे हैं या फिर अभाव है तो बहुत महंगे हैं, निजी हैं, जिसमें दक्षता की कमी हो जाती है लोगों में। सरकारी प्रतिष्ठानों में राजनीतिक दबाव डालकर मानव संसाधन की कुशलता को चरम तक ना पहुंचने देना। इसमें क्या होता है, जो सरकारी प्रतिष्ठान होते हैं, आपने देखा होगा कई एक पर्टिकुलर कास्ट के यदि नेता हैं वहाँ के, तो वहीं उन सारे कर्मचारियों के प्रमोशन जल्दी जल्दी हो जाते हैं, और जो अदर कास्ट है या फिर अलग धर्म के हैं तो उनकी नहीं हो पाती। तो इसमें क्या होता है, कुशलता को चरम तक नहीं पहुँचाया जा सकता, किसके द्वारा? राजनीतिक दबाव डालकर नहीं हो पाता। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि नहीं ली जाती, तो बेचारे करेंगे क्या? तो भारत या मध्य प्रदेश में मानव संसाधन या कुशल मानव संसाधन की कमी क्यों है? पहली बात तो अच्छी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं है। दूसरी, प्रौद्योगिकी जो संस्थान है वो बहुत कम है या फिर बहुत महंगी हैं, जिससे कि लोग उसको वहन नहीं कर पाते उसका खर्चा। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी महंगी हैं, जिससे कि कई लोग, गरीब लोग होते हैं वो उसका वहन नहीं कर पाते और कुपोषित रह जाते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक तरीके से विकास नहीं हो पाता। सरकारी प्रतिष्ठानों में राजनीतिक दबाव के कारण जो उच्च मानव संसाधन है या कुशल मानव संसाधन है वह चरम तक नहीं पहुंच पाता। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव नहीं, मतलब ज़्यादा रुचि नहीं ली जाती, उदासीन व्यवहार ही रखते हैं वह। अब आते हैं कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता हेतु सरकारी प्रयास। तो कुशल मानव संसाधन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं? पहले आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरे तकनीकी के क्षेत्र में, और तीसरा आता है खेल के क्षेत्र में। तो पहला है हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, सुदामा शिष्यवृत्ति योजना चलाई गई है, जो कि 2009 से 2010 में चलाई गई थी। सुदामा शिष्यवृत्ति योजना। फिर आते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना, 21 सितंबर 2010 से चलाई जा रही है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना 2008 से चल रही है और प्रतिभा किरण योजना 2009 से चल रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः बहुत सारी चलाई जा रही हैं, लेकिन प्रमुख इसमें जो दी गई हैं वो हैं 4। पहली आती है हमारी सुदामा शिष्यवृत्ति योजना, सुदामा शिष्यवृत्ति योजना 2009 में, प्रतिभा किरण योजना 2009 में। फिर आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना 2010 में 21 सितंबर, और एकलव्य शिक्षा योजना 2008। एकलव्य शिक्षा विकास को पहले क्या करेंगे, शिक्षा का विकास करेंगे, तो एकलव्य शिक्षा विकास योजना, उनकी प्रतिभा को निखारेंगे कैसे? प्रतिभा किरण योजना के द्वारा। फिर उनको कुछ शिष्यवृत्ति दी जाएगी, तो वो सुदामा शिष्यवृत्ति योजना, और फिर कुछ छात्रवृत्ति दी जाएगी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना 2010। तकनीकी क्षेत्र में क्या प्रयास चल रहे हैं? तो मध्य प्रदेश में कौशल संवर्धन योजना चलाई जा रही है, जो कि 2017-18 से प्रतिवर्ष 2.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, प्रदेश के सहयोग से सीखो कमाओ योजना चल रही है, केंद्र के सहयोग से, और इंदौर में IIT IIM की स्थापना की गई है। तो ये है कौशल के क्षेत्र में बहुत से चल रहे हैं अभी, खेलो कमाओ योजना हो गया, उस्ताद योजना हो गया जिसमें प्रोत्साहित किया जा रहा है शिल्पकारों को, और वो थी ना विश्वकर्मा योजना भी चल रही है। बहुत सारी योजनाएं इसमें चलाई जा रही हैं, है ना। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो तकनीकी क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना 2017-18 में आई थी, 1.5 लाख युवाओं को हर साल प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर आती है केंद्र के सहयोग से सीखो कमाओ योजना, और इंदौर में IIT IIM भी इसी के तहत खोले गए हैं।
फिर आते हैं खेल के क्षेत्र में। विभिन्न खेल अकेडमियों की स्थापना की गई है और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कई खेल अकेडमी हैं जो कि आपको फ्री में आवासीय भी प्रोवाइड कराती हैं, आवास भी प्रोवाइड कराती हैं और प्रशिक्षण भी देती हैं। ग्वालियर में 50 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव बन रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? ग्वालियर में बनाया जा रहा है। 50 एकड़ का एक खेल ग्राउंड अंतर्राष्ट्रीय है और कई अकेडमी भी खोली गई हैं। तो हमारी कौशल मानव संसाधन के लिए कौन कौन सी योजना चल रही है? तो शिक्षा क्षेत्र में चल रही है प्रतिभा किरण योजना 2009, सुदामा छात्रवृत्ति योजना, फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना 2010 और एकलव्य शिक्षा विकास योजना। फिर आती तकनीकी के क्षेत्र में क्या हो रहा है? तो मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना 2017-18, सीखो कमाओ योजना केंद्र सरकार के द्वारा और कई IIT, IIM और कई औद्योगिक क्षेत्र भी इसमें खोले गए हैं प्रशिक्षण के लिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी इसी में चल रही है। खेल के क्षेत्र में विभिन्न अकेडमी खोले गई हैं और ग्वालियर में भी बहुत सारी अकेडमी बन रही हैं। एक अकेडमी तो अपनी ये है जो कि 50 एकड़ की भूमि पर बन रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय खेल गांव। मानव संसाधन का नियोजन कैसे किया जा सकता है? नियोजन से तात्पर्य मानव संसाधन को रोजगार और कार्य से जोड़ना होता है। देखो, हमने इनको प्रशिक्षण दे दिया, शिक्षा दे दी, कुशल बना दिया, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या? घर में जाके मटर सीजेंगे? नहीं, उनको नियोजन, रोजगार भी तो दिलाना है, कार्य भी दिलाना है। तो कार्य से जोड़ना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। तो नियोजन से तात्पर्य जो मानव संसाधन है उनको रोजगार और कार्य से जोड़ना होता है। इसमें आता है पोस्ट कॉर्प की संख्या। P से होता है प्लानिंग करना, O से होता है ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेशन, CO से कोऑर्डिनेशन, R से रिपोर्टिंग और B से होता है बजटिंग। तो पोस्ट कॉर्प की अवधारणा इसमें चलाई जाती है। इसका इस्तेमाल कहाँ कैसे होगा का जवाब मानव संसाधन के नियोजन में छिपा होता है। तो मानव संसाधन के जो नियोजन होता है उसके द्वारा ही हम समझ सकते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। तो हम पोस्ट कॉर्प को किससे समझ सकते हैं? तो मानव संसाधन में नियोजन से समझ सकते हैं। अर्थात HRD नियोजन, मानव संसाधन डेवलपमेंट नियोजन यह प्रक्रिया है जहां हम अनुमान लगाते हैं कि कब कहां कितने लोगों की आवश्यकता है और वे कहां से और कैसे प्राप्त होंगे। तो जो हमारा कुशल मानव संसाधन नियोजन है इसमें क्या होता है? तो इसमें एक अनुमान लगाया जाता है कि हमें किस काम के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है और उनके लिए किस किस कौशल की आवश्यकता होगी और वो हमें व्यक्ति या जो हमें मानव संसाधन है वो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से प्राप्त होगा। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत संगठन के मानवीय संसाधनों की व्याख्या और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति का पूर्वानुमान प्रस्तुत किया जाता है। जो हमारे कुशल मानव संसाधन है उसमें हम क्या देखते हैं? पहले तो हम देखते हैं संगठन में मानवीय संसाधनों की व्याख्या और भावी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम पूर्वानुमान प्रस्तुत करते हैं। हम इसका प्रबंधन क्यों कर रहे हैं? हम कुशल मानव संसाधन में नियोजन का प्रबंध क्यों कर रहे हैं? जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके, पहला। दूसरा, नियोजित होने से व्यक्तियों की उत्पादकता को देखा जा सकता है कि हमने उनको ट्रेनिंग दे दी, प्रशिक्षण दे दिया, लेकिन हम काम करवा के तो देखेंगे कि वो कितने शिक्षित हुए हैं, कितनी ट्रेनिंग मतलब सफल हुई है, तो उनकी उत्पादकता है, कितने अच्छे मानव संसाधन हैं, ये हम उनकी उत्पादक क्षमता को देखकर ही डिसाइड कर सकते हैं। तो जिससे लोगों की क्या होगी? रोजगार मिल सकता है नियोजन से, और नियोजन से ही क्या होती है? लोगों की उत्पादकता को भी देखा जा सकता है। आवश्यक क्यों है? हम क्यों उनको रोजगार या फिर नियोजन करना चाहते हैं? तो प्रबंधन की कुशलता के लिए, प्रति व्यक्ति श्रम लागत में कमी करने के लिए, प्रति व्यक्ति जो श्रम लागत है उसको कम करने के लिए, और प्रबंधन की कुशलता हेतु, औद्योगिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, कर्मचारियों के विकास कार्यक्रमों के लिए, MSME विकास के लिए, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, संसाधनों के दोहन हेतु। तो हमें मानव संसाधन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि प्रबंधन की कुशलता हेतु, प्रति व्यक्ति श्रम लागत को कम करने हेतु, MSME का विकास करने हेतु, औद्योगिक संबंधों को मजबूत करने हेतु, कर्मचारियों के विकास कार्यक्रम को और अधिक विकास करने के लिए, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु और संसाधनों के दोहन हेतु हमें कुशल मानव संसाधन के नियोजन की आवश्यकता है।
अब नियोजन के प्रकार क्या हो सकते हैं? एक अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। तो नियोजन कैसे दिया जा सकता है? अल्पकालीन मतलब 2 वर्ष से कम समय के लिए, मध्यकालीन 2 से 5 वर्ष तक के लिए और दीर्घकालीन 5 वर्षों से अधिक के लिए उनको नियोजन किया जा सकता है। नियोजन की विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें एक मात्रात्मक विशेषता होती है और दूसरी होती है गुणात्मक विशेषता। तो हम नियोजन की विशेषता क्या होती है? एक मात्रात्मक मतलब इससे आशय जो आवश्यक व्यक्ति हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब मात्रा में देखें, गिन सकते हैं हम, इतनी इतनी होनी चाहिए कि हमें किसी भी, इससे आशय क्या होता है, जो हमें आवश्यक लोग होते हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ये होती है मात्रात्मक विशेषता। फिर आता है गुणात्मक विशेषता। इससे आशय कैसे व्यक्ति होने चाहिए, मतलब उनमें कितना कुशल होना चाहिए, मतलब कितना कौशल होना चाहिए, तो ये गुणात्मक विशेषता के अंतर्गत आता है। तो नियोजन की विशेषताएं होती हैं 2, एक होती है मात्रात्मक मतलब कितने व्यक्ति होंगे और दूसरा होता है गुणात्मक मतलब इसमें कितने या कैसे लोग होने चाहिए। नियोजन के साथ समस्याएं क्या क्या हैं? नियोजन की 7 समस्याएं हैं। मानव संसाधन के बीच समन्वय की समस्या। तो जो मानव और जो संगठन है उन दोनों के बीच में समन्वय की समस्या हमेशा रहती है। नियोजन की सबसे बड़ी समस्या है कि जो उद्योग है या फिर जो मानव संसाधन है इन दोनों के बीच में कभी समन्वय अच्छे से नहीं बैठ पाता। उपयुक्त कार्य परिस्थिति की अनुपलब्धता, जो व्यक्ति काम कर सकता है जिसमें वो कौशल है उसका काम ही नहीं है, तो कार्य परिस्थितियों की भी अनुपस्थितता या अनुप्रभुता। कंपनी द्वारा दिए गए लक्ष्य की अनिवार्य पूर्ति, तो जो हमें कंपनी टारगेट देती है उसको बिल्कुल करना ही है चाहे कुछ हो जाए, तो अनिवार्य पूर्ति कंपनी के द्वारा ये समस्या है। कुछ संगठन में भाई भतीजावाद, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री वगैरह में देख लो, तो इसमें क्या होता है, भाई भतीजावाद है जिससे भी नियोजन की समस्या देखने को मिलती हैं। तो नियोजन की मुख्यतः है 4 समस्याएं। पहला है मानव एवं संगठन के बीच में समन्वय की समस्या। दूसरा उपयुक्त कार्य कुशलता या फिर परिस्थितियों की अनुपलब्धता, जो कंपनी है उसके लक्ष्य की पूर्ति, अनिवार्य पूर्ति, और कुछ संगठन है भाई भतीजावाद। अब आते हैं मानव संसाधन उत्पादकता क्या होती है। मानव संसाधन उत्पादकता, इससे आशय मानव संसाधन से प्राप्त आय, कार्य और किसी भी संगठन में आयात निर्यात अनुपात क्या है, इससे होता है। तो जो हमारे मानव संसाधन की उत्पादकता है वो क्या कहलाती है, तो किसी भी व्यक्तियों से प्राप्त जो कार्य होता है, आय होती है, और किसी भी संगठन में जो आयात निर्यात है उसका अनुपात क्या है, इससे पता किया जाता है मानव संसाधन। कि जो मानव संसाधन है वह कितनी आय प्राप्त कर रहे हैं और कितना कार्य कर रहे हैं, या किसी संगठन में मतलब कार्य और आय देखा जाता है इसमें, है ना, मतलब जितना वो कार्य कर रहे होंगे उतनी आय भी तो आनी चाहिए, या फिर जितनी आय आ रही है उतना मतलब आय या फिर जो कार्य है वो उसका आयात और निर्यात का अनुपात भी देखा जाता है। कुल मिलाकर यह माना जाता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होना चाहिए, मतलब जो हमारा मानव संसाधन से प्राप्त आय है, कार्य या किसी भी संगठन से आयात निर्यात का अनुपात देखा जाता है, मतलब हम कितना आयात कर रहे हैं कितना निर्यात कर रहे हैं, उसका अनुपात मानव संसाधन उत्पादकता कहलाती है। मतलब हम एक उसमें न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होना चाहिए। यह 3 कारकों पर निर्भर करता है। मानव संसाधन उत्पादकता के कारक कितने होते हैं, 3 प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है। सही व्यक्ति का चुनाव करना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसे नहीं कि भैया कोई भी काम करने के लिए रेडी है तो हम उससे काम करवा रहे, नहीं, सही व्यक्ति की आवश्यकता या फिर आवश्यकता होनी चाहिए और उसी को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। कार्य दशाएं अनुकूल होनी चाहिए, मतलब जिस कंडीशन में जिस परिस्थिति में वो काम कर रहा है वो भी क्या होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए या फिर अनुकूल होनी चाहिए। उत्पादकता युक्त अभिप्रेरणा होना चाहिए, मतलब उसमें उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होना चाहिए, अभिप्रेरणा होनी चाहिए उसमें। तो किसी भी मानव संसाधन उत्पादकता के लिए मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। पहला, एक कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता मतलब होना चाहिए, कार्य दक्षता होनी चाहिए उसमें, और कार्य दशाएं अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा है क्या, उत्पादनता युक्त अभिप्रेरणा होनी चाहिए। उत्पादन में वृद्धि है तो उपाय क्या कर सकते हैं, तो यदि हम उत्पादन को बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहन के माध्यम से इसे बढ़ाया जा सकता है, मतलब हम लोगों को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से भी हमारा उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। कुशल विकास द्वारा इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि की जा सकती है, मतलब हम कुशल विकास करें, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लेकर आएँ जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें वृद्धि की जा सकती है। विकास कार्यों को बढ़ावा देकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। जो विकास कार्यक्रम होते हैं उनको प्रशिक्षित करके उससे भी हम उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। उचित परामर्श देकर, सकारात्मक माहौल बनाकर, मतलब हम एक इन्वायरमेंट तैयार कर दें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, जैसे कि लोग क्या होते हैं, जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा उतने ज़्यादा कार्यकुशलता बढ़ जाती है। अभिप्रेरण,
प्रोत्साहन, वेतन बढ़ोतरी और बोनस के माध्यम से वृद्धि की जा सकती है। मतलब यदि आपने जल्दी से अपना पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो आपको क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा कि हाँ इनने अच्छा काम किया। तो क्या होते हैं, जो यदि प्रमोशन किसको दिया जाता है तो उसके जो स्टाफ के और लोग होते हैं वो क्या करने लगते हैं, और मेहनत करने लगते हैं कि अब हमें प्रमोशन चाहिए, हमें प्रमोशन चाहिए। या फिर वेतन की बढ़ोतरी करके कि जल्दी जल्दी से उन्होंने अपना पूरा जो गोल था वो कंप्लीट कर लिया तो क्या कर सकते हैं, उनकी वेतन में वृद्धि भी की जा सकती है। तो हम उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहला हम प्रोत्साहन के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, कौशल विकास के माध्यम से हम वृद्धि की जा सकती है, विकास कार्यक्रमों को बढ़ाकर उत्पादकता में बढ़ाया जा सकता है। फिर उचित परामर्श देकर सकारात्मक माहौल तैयार कर अभिप्रेरण, प्रमोशन एवं वेतन बढ़ोतरी, बोनस के माध्यम से वृद्धि की जा सकती है। बाधाएं क्या क्या हैं, तो जो कुशल मानव संसाधन उत्पादकता में बाधाएं हैं, सही व्यक्ति का चुनाव ना हो पाना सबसे बड़ी बाधा है कि हम भी रख तो लेते हैं लोगों, लेकिन वो सही व्यक्ति नहीं होता, तो सही व्यक्ति का चुनाव ना हो पाना। अनुकूल कार्यदशाएं उपलब्ध ना होना, बेचारे इतने, कई बार देखा होगा आपने कितनी मेहनत से काम करते हैं और मतलब पंखा ही धीमे धीमे चल रहा है, धीरे धीरे से चल रहा है, या फिर उतनी चीज अच्छे से कुशल जो अनुकूल दशाएं होती हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती। निरंतर प्रशिक्षण का अभाव रहता है कि यदि कोई व्यक्ति ट्रेनिंग कर कर आया तो वो तो भूल जाएगा 1-2 साल बाद, तो उसको क्या होना चाहिए, निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो इसलिए नहीं मिल पाता यदि कई बार, तो निरंतर प्रशिक्षण का अभाव है। निजी क्षेत्र में टारगेट पूर्ण करने पर दबाव रहता है, तो कोई व्यक्ति है टारगेट पूर्ण कर भले कुशल ना हो, मतलब ज्यादा की क्वालिटी नहीं है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं कंपनी वाले, तो इसमें क्या होता है, वो मानसिक तौर पर क्या होता है, टारगेट पूरा करने के पीछे दौड़ते रहते हैं लोग। सरकारी क्षेत्रों में राजनीति का दबाव रहता है, जैसे सरकारी व्यक्ति है तो वो राजनीति का दबाव रहता है, भैया हमारे फाइल कर दो ना, अरे मंत्री जी के पोते हैं, मंत्री जी के भतीजे भांजे हैं, उनका काम पहले करो, तो ये क्या होता है, सरकारी क्षेत्रों में राजनीति का दबाव होता है। निजी और सरकारी क्षेत्र में भाई भतीजावाद होता है, अरे भैया हमारे भांजा है, देख लेना थोड़ा सा, ये इनका प्रमोशन देख लेना, इनका यहाँ पे ट्रांसफर करवा देना, तो ये क्या होता है, निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में भाई भतीजावाद होता है। सरकारी क्षेत्रों में लाल फीताशाही जो कि आम है, मतलब फाइल रखी है तो 1 साल तक रखी रहेगी, 1 महीने तक, 2 महीने तक ऐसे रखी रहती है जब तक कि कुछ उनके हाथ गर्म ना किए जाएं। चलिए तो हम देखते हैं हमारे कुशल मानव संसाधन में क्या प्रॉब्लम है। पहले हम देख लिया कि बढ़ाया कैसे जा सकता है, तो हम बढ़ा सकते हैं उनको प्रोत्साहित करके, उनके कुशल विकास करके, उनका विकास कार्यक्रम चलाकर, उचित परामर्श, सकारात्मक माहौल बनाकर, अभिप्रेरण, प्रमोशन, वित्त बढ़ोतरी करके, बोनस देके हम उनमें वृद्धि की जा सकती है उत्पादकता में। बाधाएं क्या हो सकती हैं, सही व्यक्ति का चुनाव नहीं हो पा रहा, अनुकूल दशाएं नहीं है, निरंतर प्रशिक्षण का अभाव है, निजी क्षेत्र में टारगेट पर ज्यादा फोकस किया जाता है, सरकारी क्षेत्र में राजनीति का दबाव होता है, सरकारी और निजी क्षेत्र में भाई भतीजावाद, और सरकारी क्षेत्र में लाल फीताशाही। अब आते रोजगार के विभिन्न चलन, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में और तृतीयक क्षेत्र में, जो कि बहुत आम है। तो हमारे रोजगार के विभिन्न चलन कौन कौन से हैं, पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि संबंध कार्य, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी। दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण क्षेत्र, टेक्सटाइल, टॉय, लेदर, कपड़ा उद्योग, खिलौना उद्योग, चमड़ा उद्योग, बहुत सारे लोहे वगैरह की इंडस्ट्री वगैरह हैं, कारखाने। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, शिक्षा, आईटी, हेल्थ केयर, रिटेल, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल्स, ऑनलाइन शिक्षा, बहुत सारी ट्रेनिंग वगैरह भी होती हैं, ट्रेनर्स होते हैं, कॉलेजेस होती हैं, बैंकिंग होती हैं, परिवहन होता है और हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। कुछ तथ्य मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के द्वारा 2020 में 52 रोजगार कार्यालयों में कुल 6.11 लाख आवेदन पंजीकृत थे। जो हमारा रोजगार कार्यालय है कितने हैं, 52 रोजगार कार्यालयों में कुल 6.11 लाख आवेदन पत्र या पंजीकृत थे और 2021 में इनकी संख्या दुगनी हो गई, 12.36 लाख हो गई। पहले 2020 में कितने थे, सिर्फ 6.11 लाख आवेदन पत्र थे और 2021 में वह 12.36 लाख हो गए। शिक्षित आवेदनों की संख्या, जो शिक्षित हैं, पहले तो हमने बेरोजगार देख लिए, पहले 6 लाख थे 2020 में, अभी कितने हो गए 2021 में 12.36 लाख आवेदक हो गए हैं, है ना। और उन शिक्षित आवेदक की संख्या कितनी है, तो शिक्षित आवेदकों की संख्या 2020 में थी 20.38 लाख, 2021 में हो गई है 28.74 लाख, जो कि
लगभग 19% है की वृद्धि हुई है। तो हमारे शिक्षित आवेदन कितने थे? पहले थे 20.38 2020 में, 2021 में यह 28.74 लाख हो गई और लगभग 20% की वृद्धि देखी गई है। निम्नलिखित 2021 का डेटा क्या है? महिलाएं 10,963 हैं, महिलाओं की संख्या कितनी है? 10,963। SC 16,572 और ST 8,789। प्रशासन के क्षेत्र में रोजगार 31 मार्च 2021 कुल 6,61,001 श्रमिक कार्यरत हैं। तो कब के देखा जाए, 2021 में देखा जाए प्रशासन के क्षेत्र में कितने श्रमिक कार्य करते हैं, तो 6,61,001 श्रमिक कार्य करते हैं, ये कार्यरत हैं। कारखानों की संख्या और उनमें रोजगार योग्यता है, कितने हैं जो कारखाने हैं उनकी संख्या कितनी है और उसमें रोजगार योग्य कितने हैं? तो कारखानों की संख्या 7,365 है। जनवरी 2022 तक 7,365 कारखाने हैं और रोजगार की क्षमता कितनी है? 6,74,114। 6,74,114 क्या है? रोजगार की क्षमता है। मानव संसाधन विकास हेतु मध्य प्रदेश सरकार के कार्यक्रम, तो पहले हम इनकी संख्याएं याद कर लेते हैं। पढ़ तो ली है लेकिन याद करना जरूरी है क्योंकि यही आएगा क्वेश्चंस में। तो चलो हम देखते हैं हमारे यहाँ पर जो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 हुआ था, 21-22 हुआ था, उसमें कितना था। तो रोजगार कार्यालय में कितने आवेदन दिए गए हैं? तो हर छठवां इंसान जाके आवेदन कर देता है। तो आवेदन पंजीकृत हैं 6.11 लाख, कब थे? 2020 में थे। लेकिन जैसे ही हमारा कोविड आया और कोविड के बाद सारी तस्वीर बदल गई। पहले 6-7-5 मतलब हर छठवां आदमी है, फिर क्या हुआ? छठवे के डबल हो गए, तो हो गया 12 लाख लगभग आदमी के रोजगार पंजीयन या फिर आवेदन पंजीकृत किए गए हैं। कहाँ पर? रोजगार कार्यालय में 12.36 लाख। फिर आते हैं शिक्षित बेरोजगार कितने हैं? इनकी संख्या तो बहुत ही है। शिक्षित व्यक्ति कब हो जाता है बेरोजगार? तो 18 साल में उनकी ग्रेजुएशन मतलब 11th हुई, 11th-12th वगैरह हुई, फिर वो 20-21 तक है ना। तो 21 से 1 साल पहले उनको टेंशन हो जाती है कि यार अब क्या करेंगे, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो वो क्या हो जाता है? शिक्षित आवेदनों की संख्या 1 साल पहले ही कर देते हैं। तो 20 में उन्होंने कर दी, तो 2020 में 20 थी। लेकिन वैसे कोविड आया, क्या हुआ? 2000 अब तो पहले 20 साल तक के बच्चे कर देते थे, लेकिन अब ना 28 साल वाले बच्चे भी करने लगे। तो 28.74 लाख हो गई है 2021 में, जो कि कितनी वृद्धि थी? लगभग 20% की वृद्धि दर्ज की गई थी। डेटा देखो कितना है? 10,963। सिंपल बात है। महिलाएं कितनी हैं? 10,963 10,963 महिलाओं का डाटा है। SC का कितना है? तो SC 16,572, SC 16,572। अब आता है ST, TT, ST, तो 8,790 लगभग 8,790 ST, 8,790 ST। प्रशासन में क्षेत्र में जो रोजगार है वो कितना है? तो 31 मार्च 2021 तक कारखाने कितने हैं? 6,61,001 श्रमिक कार्य करते हैं। अभी तक कितने कर रहे हैं? 6,61,001 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। 6,61,001 6,61,001 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। कहाँ पर? प्रशासन के क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है इनको। फिर आते हैं कारखाने और उनकी संख्या और रोजगार की योग्यता क्या है। तो 1 जनवरी 2022 तक कारखानों की संख्या कितनी है? तो ये है लगभग 7,000। तो 7,365 कारखाने हैं। 7,365 कारखाने हैं। उनमें रोजगार क्षमता कितनी है? तो है इनकी, देखो इसमें भी ऐसे याद कर सकते हो, 6,7,4,0,1,1,4 6,7,1,1,4 6,7,4,1,1,4 रोजगार की क्षमता है। मानव संसाधन विकास हेतु मध्य प्रदेश सरकार के कार्यक्रम कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश सरकार कौन से कार्यक्रम चला रही है जिससे कि मानव संसाधन का विकास हो जाए? पहला, सेमिनार, सिम्पोशिया, वर्कशॉप आदि का समय समय पर आयोजन कर रही है। अनुसंधान परियोजनाएं, प्रलेखन, मान्यकरण एवं पारंपरिक ज्ञान की प्रतिलेखन करना, युवा वैज्ञानिक
FTIS के प्रशिक्षण की फेलोशिप, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान योजना, युवा वैज्ञानिक हेतु योजना, युवा वैज्ञानिक सम्मेलन एवं प्रशिक्षण और रजत जयंती फेलोशिप आयोजित कराती है। मानव संसाधन के विकास के लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास में आते हैं, सबसे पहले सेमिनार का आयोजन करती है, वर्कशॉप का और सिम्पोशिया का आयोजन समय समय पर करती है। फिर आती हैं कुछ अनुसंधान प्रयोगशालाएं या परियोजनाओं का भी आयोजन कराती है। तो अनुसंधान परियोजनाओं का आयोजन कराना, प्रलेखन मान्यकरण, तो प्रलेखन मान्यकरण पारंपरिक ज्ञान का प्रतिलेखन करना, युवा वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण की फेलोशिप दी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान दिया जाता है। युवा वैज्ञानिक हेतु योजनाएं चल रही हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान योजना, युवा वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण की फेलोशिप, प्रलेखन मान्यकरण, पारंपरिक ज्ञान का प्रतिलेखन, अनुसंधान परियोजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान, युवा वैज्ञानिक हेतु योजना, कुशल वैज्ञानिक सम्मेलन एवं प्रशिक्षण, रजत जयंती फेलोशिप, उद्योगों हेतु मानव संसाधन। मध्य प्रदेश में 191 शासकीय ITI हैं और इसमें से 385 निजी ITI हैं, इनमें और 135 कौशल विकास केंद्र बनाए गए हैं। तो उद्योगों के क्षेत्र में यदि मानव संसाधन देखा जाए तो कैसे विकास किया जाएगा, तो हमने 191 शासकीय ITI खोली हैं, उसमें से निजी तो बहुत ही ज़्यादा हैं, 385 निजी ITI हैं, 135 कौशल विकास केंद्र हैं। इन कौशल विकास केंद्रों में 37,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये क्यों होते हैं, तो कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए। तो इसमें 37,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत में कितनी है ITI, तो 191। भारत में निजी कितनी है, तो 385 निजी हैं और 135 विकास केंद्र हैं, जो कि लगभग 37,000 लोगों को रोजगार देता है और उनको ज़्यादा को कौशल प्रशिक्षण देता है। मध्य प्रदेश में 504 शासकीय, 588 प्राइवेट BTP बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट कॉलेज हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने हैं, 504 शासकीय, 588 प्राइवेट BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कॉलेज हैं। भोपाल में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनर की स्थापना की गई है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर जो फिटिंग का काम करते हैं, वेल्डर वेल्डिंग का काम करने वाले ट्रेड के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वहाँ पे बनाई गई है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनर की स्थापना की गई है, जहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, बिल्डर और ट्रेड के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा विशेषज्ञों के सहयोग से पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। तो जो विशेषज्ञ हैं वो क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। उद्योगों के साथ फ्लेक्सिबल MOU किए जाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जो फेलोशिप है, फ्लेक्सिबल जो उद्योग हैं उनके साथ फ्लेक्सिबल MOU साइन किए जाते हैं, जिनके द्वारा IIT के जो प्रशिक्षक हैं उनको ऑन जॉब प्रशिक्षण दिया जाता है। मध्य प्रदेश में संभागीय स्तर पर 10 ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में संभागीय स्तर पर 10 ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। भोपाल में मॉडल ITI की स्थापना की गई है। तो भोपाल में क्या बनाया गया है, एक मॉडल ITI बनाई गई है। प्रत्येक ITI कॉलेज में 10 Mbps की गति वाला इंटरनेट और स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराया जाएगा। तो जितनी भी ITI कॉलेजेस हैं उनमें क्या होगा, 10 Mbps की गति वाला एक इंटरनेट और स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराए जाएंगे। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय RGPV में 10 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा RGPV अपने विद्यार्थियों को उद्योगों की स्थापना में सहायता करेगा। तो जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय RGPV है, इसने क्या किया है, 10 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया है, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो विद्यार्थी हैं उनको उद्योगों की स्थापना में सहायता दिया जाएगा। चलिए हम देखते हैं फिर से इनको कि उद्योग हेतु मानव संसाधन
क्या होगा? तो मध्य प्रदेश में 191 शासकीय ITI हैं, 385 निजी ITI हैं और 135 कौशल विकास केंद्र हैं। इनमें से जो विकास केंद्र हैं, इनमें से 37,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। 504 शासकीय, 588 प्राइवेट BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कॉलेज बनाई गई हैं। भोपाल में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स स्थापित किया गया है, जिसमें जो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर्स और ट्रेड के जो अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। भोपाल में स्थापित किया गया है इसको। और मध्य प्रदेश में जो सरकार है उसके द्वारा वैज्ञानिकों के सहयोग से पाठ्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है। फ्लेक्सिबल MOU साइन किए जा रहे हैं उद्योगों के साथ, जिससे वो जो ITI में प्रशिक्षित हैं उनके लिए ऑन जॉब प्रशिक्षण दिया जाए। हर संभाग में या जो संभागीय स्तर पर 10 ITI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे। भोपाल में एक मॉडल ITI स्थापित किया जा रहा है और प्रत्येक ITI कॉलेज में 10 Mbps की गति वाला इंटरनेट स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराए जाएंगे। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 10 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को उद्योग में सहायता मिलेगी। कौशल विकास योजनाएं, तो पहली आती है कौशल्या योजना। राज्य सरकार के द्वारा इसको वित्त पोषित योजना है। यह योजना का उद्देश्य क्या है? रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए या कराने के लिए महिलाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना। तो कौशल्या योजना क्या है? इसमें राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है कि रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त कराने के लिए महिलाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना। योजना का भौतिक लक्ष्य क्या है? 2017-18 से प्रतिवर्ष 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके तहत जो कौशल्या योजना है इसमें भौतिक लक्ष्य है 2017-18 से हर साल 2 लाख तक की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षित किया जाता है। लक्ष्य समूह क्या है? औपचारिक शिक्षा प्रणाली को छोड़ी हुई महिलाएं हैं। ऐसे समूह जो कि शिक्षा है प्रणाली को छोड़ चुकी हैं महिलाएं, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसी महिलाएं जो अपने कौशल विकसित करके रोजगार और स्वरोजगार चाहती हैं, तो ऐसी महिलाएं जो कि रोजगार करने की इच्छुक हैं या फिर स्वरोजगार करने की इच्छुक हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र की महिलाओं को आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि जो नक्सल क्षेत्र है वहां से जो प्रभावित महिलाएं हैं उनको आवासीय प्रशिक्षण इसके अंतर्गत दिया जाएगा। इस योजना में भाग लेने की पात्रता क्या है? 15 साल से अधिक आयु की महिला होनी चाहिए। NSQF पाठ्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत अधिकतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है। न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है। किसके द्वारा है? NSQF पाठ्यक्रम के द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है। तो पहली आती है हमारी कौशल्या योजना। किसके द्वारा चलाई जा रही है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और इसमें रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त कराने के लिए महिलाओं को कौशल प्रदान किया जाता है। कब से स्टार्ट है? 2017-18 से चल रही है और 2 लाख प्रति वर्ष महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऐसे समूह को चुना जाता है जो कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली को छोड़ चुकी हैं। ऐसी महिलाएं जो कि कौशल विकास करके रोजगार या स्वरोजगार स्थापित करना चाहती हैं। और नक्सल प्रभावित जो महिलाएं हैं उनके लिए आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना में भाग लेने की पात्रता क्या है? 15 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। NSQF पाठ्यक्रम के लिए भारत सरकार के द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसमें के तहत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है। प्रधानमंत्री कौशल्या योजना प्रतिभा प्रेरणा प्रगति है। इसमें मुख्यमंत्री कौशल्या योजना में क्या है? हम ऐसे प्रदेश की कल्पना करते हैं जो हमारे राष्ट्र की कौशल राजधानी बन सके। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम ऐसे प्रदेश की कल्पना करते हैं जो हमारे राष्ट्र की कौशल राजधानी बन सके। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना। राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। तो एक थी अपनी मुख्यमंत्री कौशल्या योजना जो कि महिलाओं के लिए चल रही थी, लेकिन ये है राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, इसमें क्या है? जो युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। योजना का उद्देश्य क्या है? विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जाने वाली जो कौशल समृद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसमें राष्ट्रीय मानक के अनुसार नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रमाणीकरण, एक रूपता लाते हुए प्रशिक्षण में गुणवत्ता, रोजगार अवसर में वृद्धि लाना है और मांग के अनुसार ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना है जिसकी पूर्ति परंपरागत ITI पाठ्यक्रमों से करना संभव नहीं है। तो जो हमारी मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना है वह क्यों चलाई जा रही है? तो वह चलाई जा रही है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए, लेकिन वो तो IIT भी कर रहा है।
ये ITI भी कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करेंगे? तो इस योजना का उद्देश्य है कि जो विभिन्न विभाग हैं उनके द्वारा जो संचालित करने वाली जो कौशल संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार जो कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, उसके अंतर्गत प्रमाणीकरण, एक रूपता लाना है और प्रशिक्षण में गुणवत्ता एवं रोजगार के अवसर में वृद्धि करना है एवं मांग के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना है, जिसकी आपूर्ति जो IIT का पाठ्यक्रम वगैरह नहीं कर पाए हैं उनको संभव करना है। योजना का भौतिक लक्ष्य क्या है? 2017-18 से प्रतिवर्ष 2.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण किया जाएगा। तो कितने लोगों को किया जाएगा? 2.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, उन्नत कला सशक्त कल, इसकी थीम थी, क्या थी? उन्नत कला और सशक्त कल। मुख्यमंत्री संवर्धन योजना में देखिए इसमें क्या है, मैं चाहता हूं कि प्रदेश के हर युवा के हाथ में हुनर और रोजगार हो, इसके लिए मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना राज्य के युवाओं के लिए वरदान सिद्ध होगी। इसके मुख्यतः कितने चरण हैं? 4 चरण रखे गए हैं। पहला चरण है कि इस अभियान का शुभारंभ एवं स्कूल के बच्चों के लिए ITI के लिए 3 दिवसीय कुछ सम्मेलन आयोजित किया गया था 2017 में, और ग्रीष्मकालीन शिविर में प्रदेश स्तरीय उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मई 2017 में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीसरा चरण क्या था? स्कूल में पढ़ रहे ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं को जिले स्तर पर ITI में भ्रमण 1 जून से 15 जून 2017 तक किया गया। और चौथे चरण में क्या था? विद्यालय में रोजगार की पढ़ाई चलेगी, जिसमें ITI अभियान के प्रचार प्रसार हेतु भ्रमण 15 जून से 30 जून तक 2017 में किया गया था। किसके तहत? मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के तहत। कब आई थी? 2017-18 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या था? 2.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देना और उनका कौशल प्रशिक्षण करना और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना जिसमें उनका राष्ट्रीय मानक के अनुसार नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन प्रमाणीकरण, एकरूपता एवं प्रशिक्षण में गुणवत्ता, रोजगार के अवसर में वृद्धि की जा सके। ऐसा कार्यक्रम संचालित करना जो कि ITI पाठ्यक्रम नहीं करवा सकी है, और 2.5 लाख युवाओं को किया जाएगा। इसके साथ होता है वीडियो कंप्लीट। Guys, if you like my video, please share, subscribe and comment. Thank you so much guys. Have a nice day.